नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। देखो, ये चैप्टर काफी बड़ा है एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है। हमारी न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपको 8 चैप्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन पुराने सिलेबस में आपको 10 चैप्टर देखने को मिलते थे। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पुरानी एनसीईआरटी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये दो चैप्टर जो थे, इन दो चैप्टरों को रिमूव कर दिया गया है न्यू सिलेबस में। इन दोनों चैप्टर का नाम क्या था? तो चैप्टर नंबर 6 का नाम था आपका नगर व्यापारी और शिल्पी जन, एंड चैप्टर नंबर 7 का आपका नाम था जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो ये दोनों चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं। अगर आप इस हिसाब से अब देखोगे तो ये चैप्टर क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, जो कि आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैप्टर को अगर आप देखो तो काफी बड़ा है, इसलिए हमने इस चैप्टर को 3 पार्टों में डिवाइड भी किया है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे देश में 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी का अर्थ है सन 1700 से लेकर के 1800 के बीच में नए राजनीतिक गठन किस प्रकार से हुए। अगर आप देखोगे तो हमारे भारत देश में इसी टाइम पर मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था। इसी टाइम पर अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों ने हमारे देश के अलग अलग इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और इसी टाइम पर अगर आप देखोगे तो हमारे भारत देश की जो राजनीतिक स्थिति थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। ये टाइम पीरियड एक ऐसा रहता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिलता है, और सारे के सारे ऐतिहासिक परिवर्तनों के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में जानकारियां दी गई। बेसिक बातें बताई गई हैं लेकिन डिटेल में बताई गई हैं। आइए एक बार पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब मुगल प्रांतों का या फिर मुगल साम्राज्य का अंत हो रहा था तो मुगल साम्राज्य के अंत होने के पीछे का रीजन क्या था। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति आखिरकार क्यों उत्पन्न हुई, ठीक है, इनसे ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिस वजह से मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। ठीक है, नादिर शाह ने जो दिल्ली पर आक्रमण किया था, इससे उसने किन किन क्षेत्रों में लूट मचाई, कितना लूटा, एंड इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ा, हम ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, तो पार्ट 1 में हम ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में कि नए राज्यों का उदय किस प्रकार से हुआ। अगर मुगल साम्राज्य का अंत हुआ तो भाई जो इलाके थे वहां पर शासक कौन बना। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप देखोगे, जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ तो मुगल साम्राज्य के अंत होने के बाद में हैदराबाद है, आपका अवध मिलता है, एंड इसके अलावा आपके बंगाल जैसे अगर आप क्षेत्रों पर देखोगे तो यहां पर नए मुगल शासक निकल के सामने आए, जो कि पहले अभिजात के रूप में नियुक्त थे। उन्होंने गद्दारी करके अपने नए साम्राज्य का विस्तार किया। तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे इनके बारे में बेसिक बातें कि किस प्रकार से नए साम्राज्यों का उदय हुआ। फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि भाई हैदराबाद में किस प्रकार से सत्ता कायम की गई, ये हम पार्ट 2 में ले जाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे पुराने मुगल प्रांतों के बारे में कि हैदराबाद में किस प्रकार से यहां पर सत्ता कायम की गई, किस प्रकार से हैदराबाद को एक अलग राज्य के रूप में विस्थापित किया गया, एंड इसके बाद में वहां के शासक ही कैसे बने। ठीक है, फिर अवध को डिस्कस करेंगे कि अवध में किस प्रकार से अपनी एक अलग राज्य के रूप में छवि प्राप्त की, एंड फिर वहां पर शासक कौन बना, एंड ये पूरे के पूरे क्रियाकलाप कैसे हुई। अवध को एक अलग राज्य के रूप में किस प्रकार से स्थापित किया गया। फिर इसी प्रकार से बंगाल को भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यहां तक हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ राजपूतों की वतन जागीरी, यहां पर राणा प्रताप के बारे में, इसके अलावा जोधपुर है, अंबर है, इनके बारे में हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। बहुत ही बेसिक बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे आपका पार्ट 2 में यहां तक। ठीक है, कि मुगल प्रांत के या फिर मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद में, मुगल साम्राज्य के समाप्त होने के बाद में जो अलग अलग राज्य थे वहां के शासक कौन बने और किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर सत्ता को स्थापित किया गया। साथ ही साथ पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे आजादी हासिल करना। यहां पर सिखों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम खालसा पंथ वगैरह को डिस्कस करेंगे, बंदा बहादुर को, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में दल खालसा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में राखी व्यवस्था, ये काफी इंपॉर्टेंट व्यवस्था रही, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहीं पर पार्ट 3 में मराठाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें दक्कन के शिवाजी
शिवाजी है, दक्कन में शिवाजी है, ठीक है, इनके बारे में। इसके बाद में बीजापुर के जो मुगलों के खिलाफ इन्होंने अपने अभियान चलाए थे, इनको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहीं पर मालवा है, गुजरात है, चौथा है किसे सरदेशमुखी किसे कहते हैं, मालवा गुजरात में इन्होंने जो अपने अभियान चलाए थे उसके माध्यम से यहाँ पर अपनी सत्ता को कायम किया, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पूरा पार्ट 3 में डिस्कस किया जाएगा। फिर बाजीराव के बारे में, जाटों के बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई जो कि हम डिस्कस करेंगे। काफी बड़ा पार्ट 3 भी रहेगा, पार्ट 2 भी काफी बड़ा रहेगा एंड पार्ट 1 भी आपको काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला वीडियो आज आप देख रहे हो, कल आपको इसका दूसरा मिलेगा वीडियो और परसों इसका आपको तीसरा वीडियो देखने को मिलेगा। आई होप कि हम एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे और अगर आपको कोई विशेष चीज चाहिए इस चैप्टर में जोड़कर आपको बताइए तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड हाँ, हम इसके साथ में इसके नोट्स भी प्रोवाइड करें, तो जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, इस चैप्टर के नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। आप लिंक के माध्यम से आकर के नोट्स को परचेस कर सकते हो। ठीक है, इसके नोट्स का पीडीएफ के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, कि 18वीं शताब्दी में कौन कौन से बदलाव हुए। ठीक है, इसमें दिया गया है कि 18वीं शताब्दी में, हमने चैप्टर का नाम रख दिया कि 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, तो किन किन क्षेत्रों में और कौन कौन से नए राजनीतिक गठन हमें 18वीं शताब्दी में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान, पूर्वार्ध शब्द का इस्तेमाल जहां कहीं भी होता है ना, स्टार्टिंग की बात की जाए, 18वीं शताब्दी की स्टार्टिंग के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष उल्लेखनीय घटनाएं घटी। अच्छा, उल्लेखनीय और विशेष घटनाएं, ऐसी कौन सी घटनाएं थी? तो पहली घटना जो आपको देखने को मिल रही, वो घटना ये थी कि कई सारे स्वतंत्र राज्यों के उदय हुआ। ठीक है, कई सारे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, जिससे क्या हुआ, मुगल प्रांतों की सीमाएं बदली। अब भाई भारत के बहुत बड़े इलाके पर मुगलों का नियंत्रण था। ठीक है, जब मुगल सत्ता धीरे धीरे जो है तो हटती गई, मुगलों का धीरे धीरे नियंत्रण खत्म होता गया, समाप्त होता गया, तो उसके साथ ही साथ कई सारे नए नए प्रांतों का उदय हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ, जब नए प्रांतों का उदय हो रहा था, जैसे कि आपका हैदराबाद है, अवध है, ठीक है, ऐसे जब बंगाल है, ऐसे जब नए प्रांतों का उदय हो रहा था, तो ये मुगल साम्राज्य से ही अलग होकर आ रहे थे। इससे मुगल साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो बदलने लगी। ठीक है, इसके बाद में 1765 तक आते आते दूसरा बदलाव और होने लगा। 1765, ठीक है, 1765 तक आते आते ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बहुत बड़े हिस्सों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, सफलतापूर्वक पूर्वी हिस्सा जो था उसको हड़प लिया था। तो ये भी एक बदलाव आपको देखने को मिलता। दूसरा, तीसरा बदलाव जो आपको देखने को मिलता है वो ये था कि 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां जो थी अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। समझो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी अर्थात सन 1700 से लेकर के सन 1800 के बीच में आपको 3 बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन क्या हुआ, तो पहला परिवर्तन आपको देखने को मिलता है कि कई सारे, कोई एक या दो नहीं, कई सारे आपको स्वतंत्र राज्य उदय होते देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका हैदराबाद हो गया, आपका अवध हो गया, आपका बंगाल हो गया, राजपूतों की वतन जागीरी हो गई, और भी कई सारे चेंजेस थे। ठीक है, जिसमें अगर आप मराठाओं का आंदोलन देखोगे तो वो भी देखने को मिलता है, हमें सिखों का भी आंदोलन देखने को मिलता, खालसा पंथ वगैरह चीजें देखने को मिलती। तो इन चीजों में आपको नए नए राज्य गठित होते देखने को मिलेंगे। दूसरा जो परिवर्तन आया वो ये था कि ब्रिटिश सत्ता जो थी उसने हमारे भारत के पूर्वी हिस्से को बड़े पैमाने पर हड़प लिया था, यानी कि पूर्वी हिस्से में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होने लगी थी। जो तीसरा परिवर्तन आपको देखने को मिलता वो ये है कि हमारे भारत देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी पहले की अपेक्षा अब बदलने लगी। ठीक है, मुगल साम्राज्य में जैसी राजनीतिक स्थितियां चल रही थी, अब वो राजनीतिक स्थितियां नहीं रही। इस टाइम पर हमारे की जो राजनीति थी, जो नियम बनाए जा रहे थे वो नियम बदलने लगे, पूरे के पूरे कायदा कानून बदलने लगे। ये चीजें आपको 3 बड़े बदलाव 18वीं सदी में देखने को मिलते हैं, सन 1700 से लेकर के 1800 के बीच में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार, चूंकि मुगल साम्राज्य का पहले से हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं कि मुगल साम्राज्य ने हमारे भारत देश के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करके रखा हुआ था, तो आखिरकार हमारे देश से मुगल साम्राज्य का अंत हुआ कैसे, कौन सी ऐसी गलतियां हुई मुगलों से जिस वजह से मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। तो इसके लिए हेडिंग दी जा रही है कि मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, आखिरकार कैसे इनके लिए संकट की स्थिति खड़ी हो गई। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में, कहां पर, दक्कन जो वाला इलाका आपको देखने को मिलता है दक्कन में, सन 1679 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए
साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत बड़ी मात्रा में खर्च कर दिया। इसको थोड़ा सा डीपली समझो। देखो, दक्कन में जो औरंगजेब ने युद्ध किए थे, इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और क्लास 12th में इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझो कि बादशाह औरंगजेब ने सन 1689 में, ठीक है, 1679 में, ठीक है, 1679 में क्या किया कि यहां पर दक्कन के क्षेत्र में काफी लंबी लड़ाइयां लड़ी, और इस लड़ाई के दौरान हुआ क्या, इन्होंने अपनी सैन्य और वित्तीय संसाधनों को खो दिया। ठीक है, सैन्य संसाधन अर्थात इनके जो सैनिक थे काफी बड़ी मात्रा में मारे गए। ठीक है, इसके अलावा सैन्य संसाधन जो थे, जैसे कि हथियार जो थे, गोला बारूद जो थे, ठीक है, वो खो दिए गए। दूसरा, वित्तीय संसाधनों का भी नुकसान हुआ। वित्तीय संसाधन का अर्थ यहां पर यह है जैसे कि इनके पास जो खजाना था वो खाली हो गया। ठीक है, अब चूंकि इनके सैन्य और वित्तीय संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में खर्च हो चुके थे, इसके बाद में अगर आपको औरंगजेब के बाद के शासनकाल को देखोगे, इनके उत्तराधिकारी जब राजा बनते हैं, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। क्योंकि किसी भी उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो किसी भी शासक के लंबे समय तक राजा बने रहने के लिए आवश्यक होता था उनके नीचे जो मनसबदार कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर अपना नियंत्रण बना के रखना। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है, जब कभी भी मनसबदार देखते थे कि राजा की ताकत कम हो रही है तो वो स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। वो कोशिश करते थे कि वो अपने इलाके के खुद राजा बन जाएं और राजा को अपने इलाके से, राजा के नियंत्रण से मुक्त हो जाएं। ठीक है, मनसबदार हमेशा ये प्रयास करते थे। अब चूंकि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल जब आता है तो इनके पास में ना ही इनके पास में उतने अधिक सैन्य संसाधन थे और ना ही उतने अधिक इनके पास वित्तीय संसाधन थे। तो उत्तराधिकारियों के लिए शासन कर पाना या फिर प्रशासनिक व्यवस्था को चला पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। अब चूंकि इनके पास में संसाधनों की कमी हो गई, इनके पास में पूंजी की कमी हो गई, इनके पास में सैन्य संसाधनों की कमी हो गई, तो इनके पास में जो मनसबदार थे वो सर उठाने लगे, और मनसबदारों को कंट्रोल कर पाना अब इन मुगल बादशाहों के लिए, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के लिए आसान नहीं रह गया। तो यहां से इनका विघटन शुरू होता है। ठीक है, याद रखना है कहां से शुरू होता है, यहीं से इनका विघटन शुरू हो जाता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात। अभिजात किसे कहते हैं? अभिजात वर्ग के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, बट यहां पर थोड़ा सा हम बेसिक बातें इसके बारे में समझ लेते हैं। आज आप हमारे देश के वीआईपी कल्चर के बारे में जानते हो। भाई वीआईपी कल्चर आज तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब जो साम्राज्य था, मुगलों का साम्राज्य था, तो मुगलों के साम्राज्य में जो मंत्री वर्ग था, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो वीआईपी वर्ग था, जो राज दरबार में रहता था, या फिर जिन लोगों को विदेशों से लाया गया था, जो तुर्की और ईरानी लोगों को यहां पर लाया गया था प्रशासन की कुशलता को संभालने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, जिनके ऊपर ये मुगल शासक भरोसा करते थे। होता क्या था, हम आपको बता दें, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, बट यहां पर उच्च टॉपिक नहीं दिए गए, थोड़ी सी बेसिक बात है, इनको समझ लो। देखो, हमारे यहां पर जब मुगलों ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया तो हमारी भारतीय जनता ने इनके साम्राज्य को स्वीकार नहीं किया था, इनके राजशाही को स्वीकार नहीं किया था। तब इन्होंने क्या किया था, हमारी भारतीय जनता के ऊपर भरोसा कम दिखाया था, और जहां से ये आए थे अर्थात ईरान और तुर्क, वहां से लोगों को लेकर के आते थे और प्रमुख कार्य करने का उन्हें जो कार्यालय होते थे उन कार्यालयों में उन्हें प्रमुख के रूप में मान्यता देते थे। उनको अभिजात कहा गया। ठीक है, जो विशिष्ट वर्ग में थे, मंत्री आदि लोग जो थे, जो प्रमुख कार्यालयों को संभालते थे, जैसे कि जो राजस्व कार्यालय को संभाल रहा है, जो सैन्य प्रशासनिक गतिविधियों को संभाल रहा है, तो इनको अभिजात वर्ग में रखा गया था। ठीक है, तो सूबेदार के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया जाता था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व एवं सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, राजस्व प्रशासन में आपकी दीवानी भी आती है और फौजदारी भी आती है। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इतना ज्यादा कठिन भी नहीं जिसे यहां पर डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो सूबेदार जो थे, ठीक है, ये क्या करते थे, राजस्व और जो सैन्य प्रशासन थे, इन दोनों ही कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उनके विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य शक्ति मिल गई। अब भाई, अब आप में एक बात बताओ, आज के टाइम पर जो आप डीएम देखते हो, जिले में जो डीएम होता है, उसके पास में बहुत ही कम ताकत है। अगर आप मुगल काल के डीएम की बात करें तो वो यही थे।
ठीक है, मुगल काल के डीएम ये थे। ये क्या करते थे, राजस्व और सैन्य प्रशासन इन दोनों के ऊपर नियंत्रण रखते थे। इसका अर्थ क्या हुआ, एक तो राजनीतिक क्षेत्र जो था पूरा का पूरा इनका उसके ऊपर नियंत्रण था, दूसरा आर्थिक, इसके ऊपर भी इनका पूरा नियंत्रण था, क्योंकि राजस्व पर ये नियंत्रण रखते थे, कहां पर कितना राजस्व लगाना है, कहां से कितना राजस्व कम करना है, कहां से कितना वसूलना है, कहां पर छूट देनी है, क्या होगा, पूरा नियंत्रण इनका वहां पर था। राजनीतिक स्थितियों पर भी इनका नियंत्रण था। एंड कहां पर क्या है कि इन्हें सैनिक अभियान चलाने हैं, कहां पर सैनिक अभियान नहीं चलाने हैं, कहां पर कितने सैनिक रखे जाएंगे, कहां पर कितने सैनिक नहीं रखे जाएंगे, इन तीनों ही चीजों पर किस पे, एक राजनीतिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा सैन्य शक्ति, इन तीनों के ऊपर किसका नियंत्रण था, अभिजातों का नियंत्रण था, जो कि सूबेदार के रूप में नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्र पर इन अभिजातों को शक्ति मिल गई। ठीक है, इनका नियंत्रण वहां पर था। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ करते गए, अर्थात जिन इलाकों में इन अभिजातों को नियुक्त किया गया था, इन सूबेदारों को नियुक्त किया गया था, वहां पर जैसे जैसे ये अपनी नियंत्रण को सुदृढ़ अर्थात अच्छी ढंग से वहां पर लागू करते गए, राजधानी में पहुंचने वाले जो राजस्व था उसकी मात्रा में कमी आने लगी। अब मान लेते हैं कि भाई डीएम के रूप में आपको किसी जिले में तैनात किया जाता है और आपको मतलब ये आजादी दे दी जाती है कि आप जैसे चाहो पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे चाहो, जहां से चाहो, जितना चाहो राजस्व वसूल सकते हो और आप जहां चाहो वहां पर जो नियम बना सकते हो। 3 अगर आपको शक्तियां दे दी जाएं तो मुश्किल से 5 साल का टाइम लगेगा, पूरे के पूरे इलाके पर आप नियंत्रण बना लोगे। ठीक है, और भाई आपके ऊपर अगर पूरा का पूरा राजस्व की बात है तो आप जितना चाहोगे साम्राज्य के पास में राजस्व भेजोगे, जो चाहोगे नहीं भेजोगे। तो ये स्थितियां आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। वैसा ही ये लोग भी क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, जब इन्होंने देखा कि मुगल सत्ता कमजोर होती जा रही है, मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, अपने पैरों को मजबूत करना शुरू कर दिया। जो राजस्व ये वसूलते थे उसका बहुत कम परसेंट भाग ये भेजते थे कहां पर, सरदार के पास में, हम कह सकते हैं कि शासक राजा के पास में, उसका बहुत कम भाग ये भेजने लगे। ठीक है, जैसे जैसे ये अपना नियंत्रण सुदृढ़ करने इन्होंने किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा कम होती गई। ये कहने लगे भाई इस इलाके से तो इतना ही राजस्व मिल रहा है, इतना लेना हो लो, नहीं लेना हो तो जाओ यहां से। ठीक है, ये स्थितियां यहां पर मौजूद हुई। इससे क्या हुआ, साम्राज्य के पास में या फिर मुगल सत्ता के पास में जो धन पहुंचता था उसमें कमी आने लगी। ठीक है, उससे क्या हुआ, उनके वित्तीय संसाधनों में कमी आने लगी, अर्थात सरदार या फिर हम कह सकते हैं कि शासकों के पास में मुगल साम्राज्य की यहां पर वित्तीय संसाधनों में कमी होने लगी। पहली यहां पर गलती ये हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहली गलती तो हम यहां पर देख चुके हैं, हमने यहां पर दूसरी मिस्टेक को देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते अगले पॉइंट पर जाते। तो उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और साथ ही साथ कृषक आंदोलन ने इस समस्या को और भी अधिक गंभीर बना दिया। देखो पहले से क्या था, जो सूबेदार थे वो अपने पैरों को मजबूत करने में लगे हुए थे। ठीक है, अपने नियंत्रण को सुदृढ़ करने में लगे हुए थे, लेकिन इसी के चलते हुआ क्या, इसी टाइम पीरियड में बीच में कि उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों ने साथ ही साथ किसानों ने विद्रोह करना भी शुरू कर दिया। अच्छा, विद्रोह क्यों करते थे, तो इसके पीछे के कई सारे रीजन थे। जैसे कि एक रीजन आपको देखने को मिलता है, करों के भार के विरुद्ध विद्रोह करते थे। ठीक है, अधिक टैक्स इनके ऊपर लगाया जाता था, तो ये क्या करते थे, उसके लेकर के विद्रोह करने लगते थे कि भाई इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है, विद्रोह करने लगते थे। कई बार कृषक आंदोलन बहुत बड़ी मात्रा में गंभीर रूप ले लेते थे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर मुगल प्रांत के सामने आई, फिर हम कहेंगे मुगल साम्राज्य के सामने आई। ठीक है, इससे हुआ क्या, और कभी कभी शक्तिशाली सरदार जो थे, इलाकों में सरदार हुआ करते थे पहले, ठीक है, इनके द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश भी चलती रहती थी। अब भाई अगर सरदार अपनी शक्तिशाली सरदार अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेगा, अपनी सत्ता को मजबूत करने का प्रयास करेगा, तो उसके चलते ये सैनिक अभियान चलाते थे और इससे आम जनता और त्राई करती थी। इस वजह से क्या होता था, फिर आम जनता, जमींदार और किसान मिलकर के विद्रोह करने लगते थे। ये परिस्थितियां सामने आने लगी। ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। ऐसे समूह, कौन कौन से समूह, ठीक है, जैसे कि सरदार वर्ग हो गया। ठीक है, ऐसे समूह ने क्या किया कि अपने ऐसे समूह ने क्षेत्र की आर्थिक संसाधनों का, जैसे कि जहां से जो टैक्स प्राप्त हो रहा है, तो साम्राज्य के पास में टैक्स कम पहुंचाएंगे, अपनी जेब भरेंगे। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने क्या किया, अपने आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए करने लगे, अपने इलाके के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग। ठीक है, जिस तरह धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या, चूंकि जो मुगल प्रांत थे, अगर आप मुगल साम्राज्य को
देखोगे ये अपनी युद्ध की वजह से सैन्य और वित्तीय संसाधनों को खो चुके थे। इस वजह से ना अब ये सूबेदारों को दबा सकते थे और ना इन स्थानीय सरदारों को दबा सकते थे। प्रांतीय सूबेदारों को ना ही दबा सकते थे और ना ही स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों को दबा सकते थे। अब हुआ क्या, जैसे जैसे स्थानीय सरदार जो थे वो अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए सैनिक अभियान चलाने लगे, दूसरी तरफ सूबेदार जो थे, प्रांतीय सूबेदार, ठीक है, जो पहले अभिजात थे लेकिन इनको सूबेदार के रूप में तैनात किया गया था, वो भी अपनी ताकत को बढ़ाने लगे। इससे हुआ क्या, धीरे धीरे समाज में अगर आप देखोगे तो परिस्थितियां बदलने लगी। ठीक है, मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अलग अलग प्रांतों में ये स्थानीय सरदार और सूबेदार अपनी सत्ता को कायम करने का प्रयास करने लगे। इससे मुगल प्रांत कमजोर पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके, बहुत प्रयास किया लेकिन इनके पास चूंकि संसाधनों की कमी थी, इस वजह से ये इन बदलावों को रोक नहीं पाए। ठीक है, ना ही स्थानीय सरदारों को रोक पाए, ना ही अन्य समूहों को रोक पाए और ना ही प्रांतीय सूबेदारों को रोक पाए। ठीक है, अच्छा, इन तीनों के तीनों वर्गों की जो ताकत थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये तीनों लोग क्या करते थे, स्थानीय जो आर्थिक संसाधन थे, ठीक है, उनकी मदद से अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे थे, अपनी आर्थिक स्थितियों को, अपने पैरों को या फिर कह के अपनी जड़ों को मजबूत करने का प्रयास करने लगे। जब भी केंद्रीय सत्ता इनको दबाने का प्रयास करती थी तो ये मुकाबला करने लगते थे। इससे क्या हुआ, मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। ठीक है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में पैदा हुए आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह इसने क्या किया, 1739 में 1739 में क्या किया, आक्रमण कर दिया। हाँ, अगर आप देखोगे औरंगजेब के शासनकाल में तो औरंगजेब ने जो आक्रमण किया था दक्कन में वो 1679 में किया था। ठीक है, यहां से क्या था कि इनकी सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। ठीक है, यहां से अगर आप देखो तो इस टाइम पीरियड से इनकी ताकत कम होती चली गई। 1739 तक आते आते इनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। जब क्या हुआ कि नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में संपूर्ण नगर को लूटा। नादिर शाह का जो आक्रमण था वो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ था, ये नोट कर लेना। ठीक है, प्रश्न आ जाता है कि नादिर शाह का आक्रमण किस शासक के कार्यकाल में हुआ है, फिर किस शासक के शासनकाल के दौरान नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो याद रखना सन 1739 में और मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली को जीत लिया था। जीतने के बाद में भारत में मतलब दिल्ली में इन्होंने काफी अधिक लूटपाट भी मचाई थी। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, तो अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। 5 बार इसने आक्रमण किया था। सन 1748 से लेकर के 1761 के बीच में 5 बार उत्तरी भारत पर इसने आक्रमण किया था और लूटपाट भी मचाई थी। कहते हैं कि मुगलों ने तो भारत को बनाया है, ये भी तो मुगल ही थे। मानते हैं कि विदेशी थे लेकिन ये भी तो मुगल ही थे। अब बताओ, अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया, इनको लेकर भी मुगल ही आते थे। ठीक है, और मुगलों ने इतना आक्रमण किया। वहीं अगर आप नादिर शाह को देखोगे ये भी मुगल ही था। ठीक है, कुछ मुगलों ने पहले देखो, मुगल पहले क्या करते थे, भारत पर आक्रमण करते थे। स्टार्टिंग के टाइम में अगर आप देखोगे अकबर के शासनकाल में और अकबर से पहले अगर आप देखोगे बाबर वगैरह का शासनकाल देखोगे तो इन्होंने आक्रमण करके लूटा और लूटने के बाद में ये यहीं बस गए और बसने के बाद में धीरे धीरे इन्होंने जनता से अपने संपर्क बढ़िया बनाए, फिर भारत के लिए थोड़ी बहुत काम भी किए। ठीक है, लेकिन अगर आप इन शासकों को देखोगे नादिर शाह, तो इनके आक्रमण करने के बाद में लूटने की बातें ज्यादा सामने आती। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली हो गया, नादिर शाह, तो इन्होंने भारत को बहुत बड़े पैमाने पर लूटा। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद ने उसे और भी अधिक कमजोर बना दिया। देखो, भारत के ऊपर जो मतलब मुगलों का साम्राज्य था, तो इस साम्राज्य के ऊपर बाहरी दबाव तो पड़ ही रहा था। एक तरफ नादिर शाह आक्रमण कर रहा था, दूसरी बात उसके बाद में अब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि भारत के ऊपर विदेश से तो दबाव पड़ ही रहा था चारों ओर से। ठीक है, मुगल साम्राज्य के ऊपर अंदर से भी इसको खोखला करने की, मुगल साम्राज्य को खोखला करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिसमें अभिजात के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता, मतलब अभिजात वर्ग जो था ये आपस में लड़ने लगे थे। अगर आप अभिजातों के समूह को देखोगे, हाँ, पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी अजीब कमजोर बना डाला। ठीक है, अगर आप अभिजातों को देखोगे तो मुगल काल में आपको देखने को मिलता है कि ये अभिजात वर्ग जो थे 2 बड़े गुटों में डिवाइड थे। एक आपको ईरानी गुट देखने को मिलता था और एक आपको तुरानी, जो कि तुर्क मूल के थे, इनका गुट देखने को मिलता था। तो 2 गुटों में ही डिवाइड थे। ठीक है, देखो, हमारे यहाँ पर जब मुगलों ने आक्रमण किया था, फिर उन्होंने भारत को जीत लिया था, अपनी सत्ता को स्थापित किया था, तो देश के बड़े बड़े जो पद थे
उन पर विदेश से अपने भरोसेमंद व्यक्तियों को लाकर के बैठा लाता। कुछ ईरान से आए थे, कुछ तुरान से आए थे, ठीक है। तो ये दो प्रकार के मतलब दो वर्गों के आपको गुट देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे चल करके इन्होंने भारत में अपनी सत्ता को बढ़ाना भी शुरू कर दिया, ठीक है। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक, यानी कि या तो ईरानी या फिर तुरानी, ठीक है, जो ये अभिजात थे, इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे, ठीक है। जैसा ईरानी कहते थे वैसा करते थे, या फिर जैसा तुरानी कहते थे वैसा करते थे, ठीक है। ईरानी और तुरानी इनडायरेक्टली पूरी की पूरी मुगल सत्ता को कंट्रोल करते थे, ठीक है। जो शासक थे वो इनमें से किसी एक के समय समय पर कठपुतली बनकर के रहते थे। बेहद ही अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों, एक फर्रुखसियर आता है, ठीक है, यहां पर क्या है कि स्पेस देना था, 1713 से 1719 के बीच की बात है, हम पीडीएफ में एडिट कर देंगे, ठीक है। एक फर्रुखसियर और दूसरा आलमगीर द्वितीय, इन दोनों की हत्या कर दी गई। और फिर इसके बाद में दो मुगल बादशाह, जिनमें से एक आपको मिलते हैं अहमद शाह, ठीक है, दूसरा मिलता है आपको शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इन दोनों ही अभिजातों जो थे, ये जो दोनों दो शासक थे, इनको उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। यहां पर आपको बहुत ही अपमानजनक स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है, कि भाई शासक को उनके अभिजात, जैसे कि आज के टाइम पर मुख्यमंत्री के जो मंत्री वर्ग है वही जाकर के मुख्यमंत्री को कंट्रोल करे, और अगर मुख्यमंत्री बात ना माने तो उसको मुख्यमंत्री को मार दे, ठीक है। ये स्थितियां यहां पर आपको देखने को मिलती। इससे अगर आप देखोगे तो मुगल का जो ये पूरा का पूरा साम्राज्य था यहीं से डगमगाने लगा, ठीक है। जो इनके पैर थे अर्थात मंत्री वर्ग था, वही इनको लुढ़काने का प्रयास करने लगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। देखो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है, हमने यहां पर देखा जो है इस पूरे के पूरे टॉपिक में मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। तो किस प्रकार से मुगल साम्राज्य के पैर कमजोर हुए, कैसे इनके लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, वो चीज हमने यहां पर डिस्कस की, ठीक है। आई होप कि ये स्थितियां आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करें जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उसका प्रभाव क्या हमें दिल्ली पर देखने को मिला। तो मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया उसका वर्णन यहां पर दिया गया, चैप्टर में दिया गया, तो मैंने उस वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट उठा करके रख लिया है। 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, इसके बाद लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन और लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, इतने चीजों को लूट ले गए। इसके अलावा जवाहरात और अन्य चीजें भी ले गए। ये एनसीईआरटी में डेटा दे रहा है, एनसीईआरटी में जो डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इतनी सारी चीजों को, इतनी धन संपदा नादिर शाह हमारे भारत देश से लूट कर ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी जो चीजें ले गए, जैसे कि जेवरात ले गए। तो जेवरात जैसे कि हम बात करें लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन ले गए, ठीक है। उस टाइम पर 1 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती थी, जब चवन्नी, आना, ठीक है, रुपया पैसा चलता था, आना चलते थे। उस टाइम पर क्या है कि आजकल तो आना पैसा ही चलते ही नहीं है, उस टाइम पर इनकी बहुत वैल्यू होती थी, ठीक है। तो उस टाइम पर 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन ले गए, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने ले गए, ठीक है। कितने बताया जा रहे, 50 करोड़ रुपए के गहने, भाई बहुत ज्यादा कीमत है उस टाइम के लिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें ले गए। तो इनमें से जो गहने ले गए कुछ तो इतने अधिक बेशकीमती थे जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, ठीक है, कि दुनिया में उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में तख्ते ताऊत, ये मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन, ठीक है। मयूर अर्थात मोर, मोर के जैसा दिखने, मोर के पंख जैसा, मोर के जैसा दिखने वाला सिंहासन था, बहुत ही बेशकीमती था। ऐसी चीजों को नादिर शाह हमारे देश से लूट कर ले गया। और हम भाई मुगलों को किस प्रकार से धन्यवाद कहें, नादिर शाह भी तो मुगल ही था, ये भी विदेश से ही आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में हमें देखने को मिलता है एक वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन किया गया, ठीक है। ये भी जो जानकारी यहां पर दी गई उसी वृतांत में दी गई थी, तो उसको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो वृतांत में जो वर्णन दिया गया उसको समझते हैं। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, यानी कि जो पहले मालिक के रूप में रहते थे, उनके पास बहुत धन संपदा थी, उनकी संपदा को नादिर शाह लूट ले गया और अब वो बहुत ही दर्दनाक हालत में आ गए, क्योंकि उनकी सारी की सारी जो इज्जत थी, इसके अलावा उनका जो आदर था, कहा जा रहा है कि जिन्हें कभी बहुत भरपूर आदर और इज्जत दी जाती थी, अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी उन्हें नहीं मिल रहा था, ठीक है। इतनी अधिक स्थिति उनकी खराब कर दी गई। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग थे, ठीक है, जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया फैशन चलाते थे, जैसे आप देखते हो कई सारे ऐसे आपको आज के टाइम पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं जो डेली वो मतलब उनकी एक कपड़े पर एक ही रील आएगी, दूसरे कपड़े पर दूसरी रील आएगी। आप ऐसे कई सारे देखोगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कहा जाता है कि भाई मैं एक कपड़ा दोबारा नहीं पहनता। इसी तरह के लोग पहले भी मौजूद थे जो नए नए प्रकार के पोशाक अर्थात कपड़ों को पहन करके नया नया ट्रेंड अर्थात फैशन चलाया करते थे।
अब नंगे घूमने लगे थे। इनके पास कपड़े पहनने के लिए भी नहीं रह गए थे। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए थे, उनके पास घर भी नहीं रह गया था। ठीक है, नया शहर जिसका नाम है शाहजहानाबाद, ठीक है, अब मलबे का ढेर बन गया था। ठीक है, शाहजहानाबाद के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, क्लास 12 के एनसीईआरटी में इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शाहजहानाबाद नाम का जो ये शहर था ये पहले नया बसाया गया था, अब ये मलबे का ढेर बन गया था। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से उजाड़ दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था। मलबे का ढेर ऐसा मत समझ लेना कि भाई पूरा के पूरे शहर को तोड़ करके और एक जगह पर पूरा ढेर लगा दिया, ऐसा नहीं, मतलब शहर को पूरी तरह से लूट कर बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुकानों को तबाह कर दिया। यानी कि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक राक्षसों का हमला होता है उस तरह से हमला किया उन्होंने। जितना यहाँ से धन संपदा मिली सारी ले गए, जितना अमीर वर्ग था भिखारी बना दिया, जिनके पास में मतलब जो पहले फैशन का ट्रेंड चलाया करते थे अब वो नंगे घूमने लगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, घर के घर पूरे तोड़वा दिए गए, ऐसी यहाँ पर स्थितियां क्रिएट की गई अगर आप देखोगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमें देखने को मिलता है नए राज्यों का उदय। जैसे हमने अभी देखा कि मुगल साम्राज्य का जैसे विघटन होने लगा था, मुगल साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका था, तो मुगल साम्राज्य के पतन जैसे धीरे धीरे हो रहा था तो नए नए राज्यों का भी उदय हो रहा था। तो कैसे नए राज्यों का उदय हुआ, अब इस चीज को यहां पर आप समझो। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पर आप देखो तो जैसे कांग्रेस को अगर आप आज से मात्र 20 साल पहले देखोगे तो लगभग देश के पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला था। ठीक है, केंद्र में तो था ही था, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप कांग्रेस को देखोगे तो कहां पर कांग्रेस है, कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है एंड केंद्र में कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो उसी तरह से स्थिति मुगलों की भी धीरे धीरे होने लगी थी। ठीक है, आज देखो ये सत्ता परिवर्तन होता रहेगा। आज बीजेपी पावर में है, कल फिर कांग्रेस आएगी, परसों क्या पता आम आदमी पार्टी आ जाए, क्या पता नरसों कोई नई सरकार बन के सामने आए। ठीक है, ये उठापटक चलती रहेगी। जैसे आप इतिहास में देखते आ रहे हो, पहले हमारे पर हिंदुओं का शासन था, फिर मुगल आए, मुगलों को अंग्रेजों ने हटाया, अंग्रेजों को आम जनता ने हटाया, आज हमारे यहाँ पर लोकतंत्री सरकार है। हो सकता है कि कल कोई तानाशाह निकल के आ जाए, हो सकता है कि इसी लोकतंत्री सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति निकल कर आ जाए जो भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे, हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति निकल कर आ जाए जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में हम कुछ नहीं कह सकते। जब यहां पर मुगल साम्राज्य का अंत हुआ तो किस प्रकार से नए राज्यों का उदय हुआ अब यहां पर डिस्कस करते हैं। तो मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। देखो जैसे जैसे मुगल सम्राटों की सत्ता का पतन होता गया, जैसे जैसे मुगल सम्राट की जो सत्ता थी वो खत्म होती गई, उसी तरह से क्या हुआ, जो बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदार थे, ठीक है, उन्होंने, और साथ ही साथ जो बड़े जमींदार थे, इन्होंने क्या किया, उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग इलाकों में अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रबल बना लिया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं शताब्दी के दौरान यही पूरा का पूरा परिवर्तन का टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, इसी में सारे के सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न भी 18वीं शताब्दी के ऊपर ही आते हैं। इसी वजह से हम इस चैप्टर को थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर रहे हैं। इसी वजह से इस चैप्टर का हमने 3 पार्ट किए हैं। ठीक है, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को सन 1700 से लेकर के सन 1650 से लेकर के, ठीक है, और सन अभी तक के अगर आप इतिहास को देखोगे तो यहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, सन 1650 से लेकर के और जो आपका मध्यकाल का टाइम पीरियड रहता है, फिर आधुनिक काल शुरू हो जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहता है, इसी पर ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ना। ठीक है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 पारस्परिक समूहों में बांटा जा सकता है। यानी कि 18वीं शताब्दी में जिन नए राजनीतिक समूहों का गठन हुआ या फिर जिन नए राज्यों का गठन हुआ उनको हम 3 समूहों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले समूह की अगर बात करें तो इसमें अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, यानी कि मुगल प्रांत का हिस्सा पहले ये हुआ करते थे, इनका गठन हुआ। ठीक है, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र भी थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर से अपने संबंध नहीं तोड़े थे। यहां पर हुआ क्या था, यहां पर जो मतलब सूबेदार थे उन्होंने इनको धोखा दिया था, मुगल साम्राज्य
साम्राज्य को और अपनी सत्ता यहाँ पर खुद कायम कर ली थी। ठीक है, अवध, बंगाल और हैदराबाद के नवाब बन करके बैठ गए थे। इन्होंने क्या किया था, देखो मतलब मुगल प्रांत से अलग होकर के अपने राज्य की तो स्थापना कर ली थी, खुद राजा बन गए थे, लेकिन मुगल प्रांतों के साथ में या फिर मियाँ के मुगल साम्राज्य के साथ में इन्होंने बुराई नहीं ली थी, या फिर मियाँ कहें कि उनसे मतलब अपनी स्वतंत्रता तो बनाए रखी, लेकिन मुगल साम्राज्य के साथ में संबंध नहीं तोड़े थे। ये कहा था कि भाई हम आपके साथ अपने संबंध वैसे ही बनाए रखेंगे जैसे हमेशा थे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मुगल थे तो अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, उन्हीं से निकल के आए थे तो अंतर आपको यहां पर ज्यादा देखने को नहीं मिलता। दूसरा जो आपको समूह देखने को मिलता है, तो ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफी स्वतंत्र थे। क्या कहते हैं, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप दूसरा समूह देखोगे तो इसमें अगर आप देखो तो देखने को मिलता है राजपूत प्रदेश देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, यहां पर अभी आप नहीं समझ पाओगे, जब पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। जो तीसरा समूह आपको देखने को मिलता है, तीसरे समूह की अगर बात करें तो तीसरी श्रेणी में मराठा, सिख और जाट देखने को मिलते हैं। इनके राज्य आते हैं, ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद में मुगलों से स्वतंत्रता छीन करके ली थी। इन्होंने क्या किया था, कई सारी लड़ाइयां लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद में अपनी सत्ता को मतलब मुगलों की सत्ता से अपनी स्वतंत्रता को छीन लिया था। ठीक है, अगर आप देखो तो मुगल के साम्राज्य में अगर हम यहाँ पर पहले ग्रुप की बात करें तो इनको ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ी। ठीक है, जो अवध, बंगाल और हैदराबाद के नवाब थे, इनको लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ी। इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को स्थापित कर दिया और मुगलों से थोड़ा सा क्या कि जुड़ करके रहे। ठीक है, तो ये चलते रहे। ठीक है, क्योंकि ये मुगल ही थे। अब अगर हम तीसरी वर्ग की बात करें, ठीक है, और दूसरे वर्ग की बात करें तो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, दूसरे वर्ग में आपको ऐसे राज्य मिलते हैं जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरी के रूप में काफी स्वतंत्र थे। ठीक है, मुगलों का जो पुराना शासनकाल आपको देखने को मिलता है उसमें वतन जागीर के रूप में काम किया करते थे। ठीक है, इनकी वतन जागीरी थी उस टाइम पर और ये काफी स्वतंत्रता से रहते थे। लेकिन जो आपको ये बाद का टाइम पीरियड देखने को मिलता है मुगलों का, अकबर के बाद का जो आपको टाइम पीरियड देखने को मिलता है, वहां पर इनकी स्वतंत्रता इनसे छीन ली गई थी और बाद में जाकर के जब मुगल सत्ता कमजोर हुई तो इन प्रदेशों का विकास हुआ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने अलग राज्यों को स्थापित, राजपूत प्रदेश जो थे इनको स्थापित करने का प्रयास किया। तो वो हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, यहां पर आपका आज पार्ट 1 कंप्लीट होता है। 35 मिनट की एक क्लास रही है। अगली क्लास भी हम कोशिश करेंगे कि 35 से 40 मिनट की ही रहे, ताकि आपको भी देखने में प्रॉब्लम ना हो और हमें भी वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम ना फेस होनी पड़े। ठीक है, अगले पार्ट में जो डिस्कस करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे पुराने मुगल प्रांतों के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर देखा था कि भाई 3 राज्यों की संस्थापना, एक सआदत खान ने अवध की स्थापना की थी, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की और आसफ जहां ने हैदराबाद की स्थापना की। इन तीनों के तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हैदराबाद, इन्होंने किस प्रकार से इन तीनों राज्यों की स्थापना की है हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद में इसी में राजपूतों की वतन जागीरी किस प्रकार की थी। ठीक है, फिर किस प्रकार से इनकी वतन जागीरी छीनी गई, किस प्रकार से इन्होंने आज़ादी हासिल की, ये टॉपिक हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 आपका यहां तक रहेगा। ठीक है, एंड पार्ट 3 में आजादी हासिल करना ये हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक जो आज के इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आए हों। अगर नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम पार्ट 2 में उन चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।